तो बिहार चुनाव संपन्न हुए और आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव हैं गदगद और जीत को लेकर पूरी तरह से उत्साहित। क्या है उनके इस आत्मविश्वास की वजह? क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें तो एग्जिट पोल्स बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और एक और चीज इन चुनावों में भाजपा गठबंधन के पक्ष में दिखाई दी और वो था सिस्टम का झुकाव। सिस्टम जिसमें चुनाव आयोग, एजेंसीज जिनका मकसद था पूरी तरह से निष्पक्ष रहना, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करती दिखाई दी। ऐसा कैसे हो रहा था दोस्तों कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे वो तीन राज्यों में वोट कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के दो एपिक नंबर्स, यह प्रमाणित हो रहा था दोस्तों कई केसेस के जरिए कि वो एक नहीं तीन जगह वोट डाल रहे थे। और कल दूसरे चरण के मतदान में ऐसी कई तस्वीरें भी सामने उभर कर आई। इससे पहले कि मैं आपका ध्यान खींचूं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं आरजेडी के इस दावे की तरफ। आरजेडी क्या कह रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर? 19 मोतिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 229, 230 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखाकर फोटो और चुनाव चिन्ह वाला पर्ची भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है। मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बूथ के अंदर पोलिंग मटेरियल का क्या काम है? मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है और यह आरजेडी की शिकायत नहीं है, खुद चुनाव आयोग इसे मान रहा है। चुनाव आयोग का बयान आपके स्क्रीन पर। द मैटर हैज बीन टेकन कॉग्निजेंस ऑफ, एन एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड एंड 2 अरेस्ट्स हैव बीन मेड। सरल शब्दों में कहा जाए, चुनाव आयोग यह कह रहा है कि हमने इस मामले का संज्ञान लिया है और एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। मगर चुनाव आयोग से सीधा सवाल, ऐसा हो क्यों रहा है? और यह पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, याद कीजिएगा पहले चरण के मतदान में क्या हुआ था। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही थी। याद कीजिएगा किस तरह से वीवीपैट की पर्चियां बिखरी पड़ी थी, उसको लेकर भी अधिकारियों को निलंबित किया गया था। मगर मेरा सीधा सवाल, पारदर्शिता क्यों नहीं थी? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता सामने आते हैं और अपनी पीठ ठोकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। आज मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा जाना चाहिए कि 6 अक्टूबर को मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का ऐलान हुआ था, मगर उसके बावजूद महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंच रहे थे। ऐसे में क्या यह मुकाबला बराबरी का हुआ? आप और हम सब जानते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में क्या हुआ था। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हर बार एक साथ होते हैं, मगर इस बार जानबूझकर महाराष्ट्र के चुनावों को देरी से कराया गया। क्यों? क्योंकि लाड़की बहन योजना के जरिए महिलाओं के खाते में पैसा भेजना था और उसका फायदा भाजपा को मिला। और इस बार भी वही दिखाई दे रहा है। इस बार भी चुनाव के बीचों बीच कम से कम 3 किस्तें महिलाओं के खाते में गईं, जिससे पता चलता है कि चुनाव आचार संहिता की धज्जियां किस तरह से उड़ा दी गई। सबसे पहले मैं सुनाता हूं आपको क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव का यह आत्मविश्वास क्यों है? सुना जाए। नमस्कार, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, सलाम है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज जो है मतदान जो है दूसरे चरण का चल रहा है। लोग जो है बदलाव के लिए जो है परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि अपने कतार को छोड़ करके वापस ना जाए, यानी बिना वोट दिए हुए आप लोग घर वापस ना जाएं। प्रशासन हो सकता है कई जगह जो है पोल को स्लो करा रहा है, लेकिन ये उनके षड्यंत्र में हम लोगों को फंसना नहीं है, उनके जालसाजी में हम लोगों को फंसना नहीं है। आप सब लोगों से विनम्र अपील है कि अगर कोई तंग कर रहा हो तो आप जरूर जो है अपने फोन से रिकॉर्ड करें और हमने जो हेल्पलाइन नंबर जो प्रोवाइड किया है पार्टी द्वारा, आप उस पर वीडियो जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और आप सब लोगों से यही अपील है कि अगर आप छोड़ करके चले जाइएगा तो कोई और जो है आपकी जगह पे मतदान करवाया जा सकता है।
तो इसलिए आप सभी माताओं, बहनों से, भाइयों से, सभी लोगों से यही अपील है, बुजुर्गों से, कि अपने कतार को ना छोड़े। ये सरकार जो है जाने वाली है और उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। हम लोग जरूर जीतेंगे। लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देना है और मजबूत करना है। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़ करके जो है बिना वोट दिए आप लोग बूथ से वापस ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जैसे मैंने बताया दोस्तों, एग्जिट पोल्स बिल्कुल उल्टी तस्वीर बता रहा है आपकी स्क्रीन पर। कल जो एग्जिट पोल्स हुए उसमें मैट्राइज आईएएनएस ने एनडीए को 147 से 167 सीटें दी हैं और महागठबंधन को महज 70 से 90। चाणक्य स्ट्रैटेजीज की बात करें तो उन्होंने एनडीए को 130 से 138 सीटें दी हैं और महागठबंधन को 100 से 108। दैनिक भास्कर ने 145 से 160 सीटें एनडीए को दी हैं और महागठबंधन को 73 से 91। पीपल्स पल्स की बात करें तो 133 से 159 एनडीए को दी गई हैं, महागठबंधन को 75 से 101। पीपल्स इनसाइड की बात करें तो एनडीए को 133 से 148 और उसी तरह से महागठबंधन को 87 से 102 सीटें दी गई हैं। कि हम एग्जिट पोल पर नहीं बोलते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से लोगों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है, बिहार इसका सबक सिखाएगा। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी का प्रतीक होते हैं। पलायन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरह का जन जागरण हमने वोट चोरी के खिलाफ किया, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था। लोकसभा चुनावों में लगभग हर एग्जिट पोल ने एनडीए को 350 से 400 सीटें दी थी और जब नतीजा आया था तो एनडीए को मिली थी 293 सीटें। और उन नतीजों को लेकर भी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सवाल उठाए थे। यह कहा था कि जितने वोट डाले गए और जितने वोटों की गिनती हुई उनमें लाखों का अंतर था, फिर भी एनडीए को मिली थी 293 सीटें। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि क्या हुआ था लोकसभा चुनावों के दौरान। यह देखिए, टुडेज चाणक्य ने एनडीए को दी थी 385 से 415। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को दी थी 361 से 401। एनडीए को सी वोटर ने दिया था 353 से 383 और पोल स्ट्रैट ने एनडीए को दिया था 346 सीटें। और आप जानते हैं नतीजे क्या आए थे। इसीलिए पप्पू यादव इन नतीजों पर एतबार नहीं कर रहे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बताइए एग्जिट पोल कब सही हुआ है, आप हमें बताइए। अगले बार क्या था और 9 सीट कैसे हराए गए? 3 वोट से, 33 वोट से, कैसे? और हम तो, आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट है, इन लोग का एग्जिट है। दूसरी तरफ वोटिंग कास्ट हो रही है, वोटिंग अभी ईवीएम में पड़ रहा है। 8 बजे तक पढ़ेंगे कि 9 बजे तक? ठीक 5 बजते ही 5:30 बजे आप एग्जिट पोल को लाके रख देते हैं और गुना भाग ये तय करते हैं कि 65% महिलाओं ने इनको दे दिया, जब अभी तक कितना महिला, कितना जीएनजी, कितना किस यूथ का क्या पढ़ा, महिला का क्या पढ़ा, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दिया। परसेंटेज क्या अगली बार पढ़ी, वो भी नहीं दिया। 69 लाख वोटर्स के एसआईआर कटने के बाद 0.1 या 3% अगले बार भी वोट कम हुई अगले बार से। तो फिर आप बाप तभी कह रहे हैं वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया। अरे यार, वोट कहां बढ़ा? वोट किसका बढ़ा, ये भी तो बताइए। और जो महिलाएं आप कह रहे हैं कि वोट दी, उसमें पान, ततमा, शर्मा, गोरी,
यादव मुसलमान की महिलाएं क्या किया, राम का महिलाएं क्या किया, जो पासवान जी जदयू को नहीं हराना चाहे, जो कुर्मी एलजेपी को हराना चाहे, वहां क्या हुआ, ये भी तो बताइए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। इन चुनावों में जैसे मैंने बताया दोस्तों, चुनाव आयोग लगातार कटघरे में रहा, वो अपनी गलतियां भी मानता रहा। और जैसे मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक नहीं दो दो तीन तीन जगह वोट कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पर एक और मिसाल दोस्तों, पत्रकार अभिषेक से ने अजीत झा नाम के शख्स की मिसाल पेश की है। कौन है अजीत झा? यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र के रहमो करम पर चलने वाला एक वेबसाइट है जिसका नाम है ऑप इंडिया, उसका पत्रकार है और यह भाजपा का समर्थक है। और देखिए, इसने 3 जगहों पर वोट किया जैसा कि अभिषेक से दावा कर रहे हैं। अभिषेक से का क्या कहना है? दिल्ली और हरियाणा के बाद बिहार में भाजपा का हाथ मजबूत करता ऑप इंडिया का कलाकार अजीत झा। अजीत झा का 3 जगह वोटर आईडी है, इसके पिता का 3 जगह वोटर आईडी है, इसकी पत्नी का 2 जगह वोटर आईडी है, इसकी माजी का 2 जगह वोटर आईडी है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, तस्वीरों के जरिए कैसे यह प्रमाणित हो रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर पहली तस्वीर में अजीत झा कह रहा है कि माताराम के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, और यह बिहार की तस्वीर है। और यहां पर जो इसका एपिक नंबर है वो है RYE 0513986। दूसरी जगह, दुर्जनों को दिल्ली से दूर रखने में मैंने अपना योगदान दिया, आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया क्या? और यहां पर इसका एपिक आईडी है आपके स्क्रीन पर NLN 1598663। अब तीसरा एपिक आईडी आप देख सकते हैं, यहां पर इसका एपिक आईडी है अजीत झा का YSN 3024619। और यहां पर यह व्यक्ति हरियाणा में वोट डाल रहा है। मतदान ही लोकतंत्र की पूजा है, मां की आराधना के बाद वोट डालना ना भूलें। और आपको याद होगा दोस्तों, कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी हां, जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा विशेष ट्रेन का आयोजन किया था ताकि बिहार के वोटर्स जो हैं वोट डालने जा सकें। और वहां से ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई थी कि वो खुद वहां के लोग कह रहे थे कि हां, यह आयोजन भाजपा ने किया है। और चुनाव आयोग इस मुद्दे पर पूरी तरह से आंखों पर पर्दा डाले रहा। कपिल सिब्बल ने क्या पर्दाफाश किया था दोस्तों, आइए वो देखते हैं। और अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। तो ये उदाहरण आपके सामने अभी आपको दिखाया जाएगा। और उसका पैसा बीजेपी दे रही थी, वो खुद कहते हैं। और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये सैनी जी भिजवा रहे हैं हमें। तो आप ये वीडियो सुनिए। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये पूरा वीडियो नहीं है क्योंकि जो रेलेवेंट वीडियो वो ज़्यादा है, तो इसलिए आपको केवल रेलेवेंट दिखाया, क्योंकि उस टाइम वेस्ट होगा। तो आपको जो पूरा है वो भी भेज दिया जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। तो फिर जो मैंने कल कहा था वो सच निकला। इन्होंने ट्रेन चलवाई, और इसलिए चलवाई कि भाजपा के जो समर्थक हैं, चाहे वो वहाँ के वोटर हों या नहीं, वहाँ वोट डालने जा रहे हैं। क्या सारे वोटर हैं या नहीं हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो साफ जाहिर है ना कि भाजपा के लोग ही यहाँ से जा रहे हैं और करनाल से जा रहे हैं, जो हमने कहा कल आपको। और ये भी कह रहे हैं कि पैसा भी भाजपा ने दिया इनकी टिकटों का। वो तो पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट करप्ट प्रैक्टिस बनती है, उसका उल्लंघन है।
और जहाँ जहाँ भी ये वोट करेंगे वो इलेक्शन रद्द हो सकती है, वो इलेक्शन ही रद्द हो सकती है। चलो ये तो बात मैंने कल कहा था वो आपके सामने मैंने वीडियो के द्वारा दिखा दिया। और माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पीठ ठोक रहे हैं। आप कटघरे में हैं, चाहे आपकी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो या जिस तरह से ये पूरे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुके हुए दिखाई दिए सिस्टम की निगाह से। अब आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं महिला वोटर्स की भागीदारी को लेकर। जी हां, महिला वोटर्स की भागीदारी ये बतला रही है कि ये कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है, क्योंकि जब आपके खाते में 10,000 रुपए आ जाएं, एक नहीं 3-3 बार, तो स्वाभाविक सी बात है आप किस तरफ वोट करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं माननीय ज्ञानेश गुप्ता जी। बिहार के मतदाताओं ने भी आज आजाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। और ये ना भूलें दोस्तों, दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में धमाका होता है और हमारे प्रधानमंत्री भूटान चले जाते हैं। इस घटना ने दो चीजों को प्रमाणित किया। पहली बात, एक बार फिर देश के गृह मंत्री कटघरे में, जी हां, पहलगाम, दिल्ली के दंगे, मणिपुर, इसके बाद दिल्ली में जो धमाका हुआ, लगातार देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कटघरे में हैं। प्रदेश की जनता को यह देखना चाहिए था, मगर जब आपकी आंखों पर 10,000 रुपए की पट्टी हो तो क्या ही असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान चले गए, वहां के भूटान नरेश का जन्मदिन मनाने। देश की जनता देख रही थी, मगर कोई भी गोदी मीडिया का न्यूज चैनल इसे इंटेलिजेंस फेलियर नहीं बता रहा था, प्रधानमंत्री को कटघरे में नहीं रख रहा था। याद कीजिएगा 2014 से पहले क्या होता था, सरकारों से सवाल किया जाता था, कटघरे में रखा जाता था, गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दिया करते थे, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, मगर दिल्ली में धमाका होता और प्रधानमंत्री भूटान पहुंच जाते थे। कायदे से इसका असर चुनावों में पड़ना चाहिए था, मगर जब हमारी मीडिया उसे इंटेलिजेंस फेलियर ही नहीं बता रही थी। मैं आपको चुनौती देता हूं, बताइए किस गोदी मीडिया ने, जो दिल्ली में हुआ जहां 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद पहुंच जाता है, कितने लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से सवाल किया या अमित शाह से सवाल किया? इन तमाम चीजों का असर बिहार के चुनावों पर पड़ना चाहिए था। जनता को इस मुद्दे को लेकर अमित शाह से सवाल करना चाहिए था, मगर जब मीडिया ही वो सब नहीं दिखाएगा तो क्या होगा। प्रधानमंत्री बगैर किसी चीज की परवाह किए भूटान चले जाते हैं और वहां से राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मगर आप भूटान गए, आप रद्द कर सकते थे, और गोदी मीडिया इससे भी मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। पहलगाम हमला होता है, आप अपनी सऊदी अरब यात्रा रद्द करके वापस आते हैं, मगर आप कहां जाते हैं? आप पहलगाम नहीं जाते हैं, आप जाते हैं बिहार चुनाव। आप जाते हैं केरल, वहां पर हंसी ठट्ठा करते हैं। आप जाते हैं आंध्र प्रदेश, मंच पर आप चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ हंसी मजाक करते हैं। कोई आपको कटघरे में नहीं रखता, कोई मीडिया आपसे सवाल नहीं करता, और इसी तरह से आप भूटान चले गए। किसी को परवाह नहीं है। क्या इस देश की जनता को परवाह है? क्या इन मुद्दों पर वोट पड़ता है जहां साफ तौर पर प्रशासन और सरकार की संवेदनहीनता दिखाई दे रही है? और ये सवाल है दोस्तों, इन सवालों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मंच पर हम सवाल करते हैं, हम जवाब मांगते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।